नमस्कार दोस्तों, अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे महाराणा सांगा के बाद जो महाराणा उदय सिंह के पहले कुछ जो शासक रहे कुछ काल के लिए, उनके काल में मुगलों से क्या संबंध रहे उस पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद महाराणा उदय सिंह पर बात करेंगे। अब यहाँ पर अपना जो टॉपिक चल रहा है मेवाड़ मुगल संबंध, मेवाड़ मुगल। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है इसमें हम पहला एक महाराणा सांगा पढ़ चुके हैं। महाराणा सांगा जो थे उनके 4 पुत्र थे। एक का नाम था भोजराज और एक का नाम था रतन सिंह और एक विक्रमादित्य और सबसे छोटे थे उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। अब यहाँ पर क्या होता है कि महाराणा सांगा के जो सबसे बड़े पुत्र थे भोजराज, जो मीराबाई के पति थे, वो खातौली युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, यानी कि महाराणा सांगा के रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद जैसे ही वो शासक बने, महाराणा सांगा की मृत्यु हुई, तो यहाँ के शासक कौन बने? राणा रतन सिंह। यहाँ जैसे रतन सिंह शासक बने तो उस समय क्या होता है कि महाराणा सांगा की सबसे चहेती रानी थी, उसका नाम था कर्मावती। रानी कर्मावती जो वो चाहती थी कि उनका पुत्र विक्रमादित्य शासक बने, और इधर शासक कौन बन गए? रतन सिंह। तो बताया जाता है कि रानी कर्मावती ने बाबर से संधि की विक्रमादित्य को शासक बनाने के लिए, पर वो संधि असफल रही और संधि पूरी होने से पहले उसकी मृत्यु हो गई बाबर की। अब यहाँ पर रतन सिंह जो थे, महाराणा रतन सिंह के बूंदी के शासक सूर्य सिंह हाड़ा इनसे विवाद था और कर्मावती का पिहेर भी कहाँ था? बूंदी के अंदर था। तो अब रतन सिंह चाहते थे कि सूर्य सिंह हाड़ा को मार दिया जाए और अहल्या उत्सव मनाया गया बूंदी के अंदर। उस दौरान यहाँ से महाराणा रतन सिंह बूंदी गए और वहाँ पर दोनों लड़ते हुए दोनों के दोनों मारे गए। तो यहाँ मेवाड़ की गद्दी स्वतः खाली हो गई और शासक कौन बन गए? विक्रमादित्य की उम्र कम होने के कारण यहाँ पर महारानी कर्मावती यहाँ का शासन संचालित करती थी। रानी कर्मावती यहाँ का शासन संचालित करती थी। तो उस समय क्या होता है कि यहाँ पर एक गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा आक्रमण किया गया। बहादुर शाह के द्वारा आक्रमण किया गया। बहादुर शाह ने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो रानी कर्मावती ने क्या किया? इसे रणथंभौर की जागीर दे दी और पुणे लौटा दिया, क्योंकि मेवाड़ उस समय युद्ध की स्थिति में नहीं था। महारानी की सूझबूझ से बहादुर शाह पुणे लौट गया। अब कुछ दिनों के बाद बहादुर शाह ने पुणे आक्रमण कर दिया। जब पुणे आक्रमण किया तो क्या होता है कि विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों भाइयों को रानी कर्मावती ने कहाँ भेज दिया? बूंदी भेज दिया। उनका नैनियाल बूंदी के अंदर भेज दिया। जैसे ही उन्हें बूंदी भेजा, अब इधर क्या होता है कि कर्मावती ने अपनी सहायता के लिए हुमायूं को एक राखी भेजी और सहायता मांगी। पर क्या होता है कि इस दौर में हुमायूं दिल्ली का शासक था और बहादुर शाह गुजरात का शासक था। उस समय इसने मध्य प्रदेश मालवा को भी अपने अधिकार में कर लिया। तो ये इसकी ताकत जब बढ़ती जा रही थी तो हुमायूं इस पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था। पर कर्मावती के दिमाग में ये था कि हुमायूं शायद हो सकता है मेरी सहायता के लिए आ रहा है, और बहादुर शाह वो भी सोच रहा था हो सकता है कि ये कर्मावती की सहायता के लिए आ रहा। तब इस बहादुर शाह ने पत्र लिखा और कहा कि तू मेरा धर्म भाई है और इस चित्तौड़ को मुझे जीतने दे, उसके बाद अगर होगा तो हम आपस में युद्ध कर लेंगे। तो हुमायूं यहाँ पर मुख दर्शन बनकर देखता रह गया और वो आगे नहीं बढ़ा। और इस तरफ क्या होता है कि बहादुर शाह ने जैसे आक्रमण किया मेवाड़ पर, तो यहाँ पर महारानी कर्मावती के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया 1535 के अंदर। यहाँ पर महिलाओं ने जोहर किया। ये मेवाड़ का दूसरा शाखा कहलाता है। और यहाँ पर मेवाड़ का जो नेतृत्व किया था रावत बाघ सिंह, देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर थे। इन्होंने
मेवाड़ की सेना का नेतृत्व किया पुरुषों का, और महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? महारानी कर्मावती ने किया। इसी के साथ यहाँ पर क्या होता है, मेवाड़ का दूसरा शाखा हो गया। मेवाड़ का जब दूसरा शाखा हो गया तो यहाँ पर हुमायूं ने आक्रमण किया। कुछ दिनों के बाद बहादुर शाह पर बहादुर शाह लड़ता हुआ मारा गया, तो मेवाड़ पुनः स्वतः ही यहाँ स्वतंत्र हो गया। स्वतः ही स्वतंत्र हो गया तो विक्रमादित्य और उदय सिंह जब पुणे यहाँ पर चित्तौड़ लाए गए तो उस दौर में क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि महाराणा सांगा के बड़े भाई थे पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार के नाम से जाने जाते थे, और उनके घोड़े का नाम था पेरवा। तो उनका जो दासी पुत्र था बनवीर ने क्या किया, विक्रमादित्य की हत्या कर दी। विक्रमादित्य की हत्या कर दी, और अब कौन बचे? उदय सिंह बचे थे, तो उदय सिंह को भी वो मारना चाहता था। तो अभी यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ इनकी जो दाई माँ थी पन्ना दाई जो थी, उसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया। चंदन का बलिदान देकर क्या किया उन्होंने, यहाँ पर उदय सिंह को बचा लिया और इन्हें पहुँचा दिया कुंभलगढ़ आसासार देवपुरा के पास पहुँचा दिया, और पन्ना दाई ने उदय सिंह को बचा लिया। इनका लालन पालन कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ के अंदर हुआ। और फिर बाद में क्या होता है, पन्ना दाई के बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा। पन्ना दाई का जन्म हुआ पांडोली गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर इनका जन्म हुआ था, जो चित्तौड़ के नज़दीकी पड़ता है, और ये गुर्जर जाति से थी। और इनका विवाह हुआ सूर्य सिंह गुर्जर के साथ कमरी गांव राजसमंद के अंदर। इन्होंने पन्ना दाई ने मेवाड़ वंश को बचाया था और अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर। ऐसे राजस्थान के अंदर लगभग 4 दाई माँ प्रसिद्ध हुई, पर इन्हीं के जैसे जो मारवाड़ की पन्ना कहलाती है वो कहलाती है गोरा दाई। उन्होंने भी अपने पुत्र का बलिदान देकर महाराजा अजीत सिंह को बचाया था, मारवाड़ वंश को बचाया था। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं महाराणा उदय सिंह के संदर्भ में। महाराणा उदय सिंह का बाल्यकाल कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर गुजरा, और वहीं पर कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे जब यहाँ के सभी सामंतों को पता लगा कि वो जो मारा गया वो चंदन था और महाराणा उदय सिंह अभी जिंदा है, तो यहाँ के जो सामंत थे वो बनवीर से आतंकित होकर यहाँ धीरे धीरे सारे कुंभलगढ़ जाने लगे। तो वहाँ सभी पूरी सेना तैयार हुई, और कुंभलगढ़ से इन्होंने आक्रमण किया और चित्तौड़ को अपने अधिकार में कर लिया। तो महाराणा उदय सिंह 1540 में चित्तौड़ के शासक बने। 1540 में जब चित्तौड़ के शासक बने तो यहाँ पर क्या होता है कि इनका सहयोग क्या था, राव मालदेव के द्वारा। मालदेव जो कहाँ के शासक थे? जोधपुर के शासक थे। उन्होंने सैन्य सहायता दी थी। चित्तौड़ के उदय सिंह शासक बने। कुछ दिनों के बाद मालदेव और महाराणा उदय सिंह के मध्य मतभेद हो गए, और फिर बाद में अफगान शासक शेर शाह सूरी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो महाराणा उदय सिंह ने दुर्ग की चाबियां सौंप दी 1544 में और अधीनता स्वीकार कर ली। तो अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाले कौन से शासक हुए? महाराणा उदय सिंह हुए। यहाँ पर अफगानों से कोई अपने इस सिलेबस के अंदर कोई संबंध नहीं ज़्यादा, तो आपको इतना ज़्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में एक हरमाड़ा युद्ध लड़ा गया हाजी खां पठान के साथ, उसमें महाराणा उदय सिंह की पराजय हुई। पर यहाँ पर हमें विशेष ये देखना है कि कल्चर और मुग़ल संबंध में यहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मुग़लों के साथ विवाद क्यों हुआ था। मुग़लों के साथ विवाद का कारण क्या बना कि महाराणा उदय सिंह ने मालवा के शासक, मालवा के बाज बहादुर को अकबर के विरुद्ध शरण दी थी। दूसरा जयमल राठौड़ जो मेड़तिया थे, इनको भी यहाँ पर अकबर के विरुद्ध शरण दी थी। तो इन दोनों को यहाँ पर उन्होंने चित्तौड़ में रोक लिया। और फिर बाद में क्या होता है कि इनके एक पुत्र थे शक्ति सिंह, वो चले गए अकबर के दरबार में। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि महाराणा उदय सिंह पर यानी कि चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया अकबर ने। अकबर ने जब आक्रमण किया तो महाराणा उदय सिंह को सभी सरदारों द्वारा, सामंतों द्वारा सलाह दी गई कि बुद्धिमानी इसमें नहीं होती कि लड़ते हुए मर जाना,
बुद्धिमानी इसमें होती है कि आपको अगर अपने देश के लिए सेवा करनी है, कुछ भी करना है, तो अभी यहाँ पर आपके परिवार को और आपको सुरक्षित रहना होगा। तो सभी सामंतों ने सलाह दी कि यहाँ से आप चित्तौड़ छोड़कर उदयपुर चले जाइए, क्योंकि इन्होंने उस समय 1559 में धोनी नामक स्थान पर एक शहर बसाया था, उसका नाम था उदयपुर। तो उदयपुर जाने की इन्हें स्वीकृति दे दी गई सभी सामंतों द्वारा। और अब यहाँ पर क्या होता है कि महाराणा उदय सिंह जब उदयपुर चले गए तो यहाँ पर चित्तौड़ का नेतृत्व किसे सौंप दिया गया? जयमल राठौड़ को। जयमल राठौड़ यहाँ नेतृत्व करता थे चित्तौड़ के अंदर, और इधर महाराणा उदय सिंह उदयपुर में चले गए। अब अकबर और जयमल राठौड़ के मध्य संघर्ष हुआ। तो जयमल राठौड़ अकबर की संग्राम नामक बंदूक से, संग्राम नामक बंदूक से मारे गए। गोली लगने के कारण वीरगति को प्राप्त हुए। और फिर बाद में यहाँ पर 1568 में साका हुआ, जो मेवाड़ का तीसरा साका कहलाता है। यहाँ पर जयमल राठौड़, कल्ला व पत्ता सिसोदिया ये भी मारे गए। पत्ता सिसोदिया की पत्नी रानी फूल कंवर, उसने कटार जौहर किया था। तो यहाँ पर ये मेवाड़ का तीसरा जौहर करने वाली महिला कौन थी? तो फूल कंवर थी। दूसरे जौहर के अंदर भाग लेने वाली महिला कौन थी? तो वो थी रानी कर्मावती। पहले के अंदर रानी पद्मिनी। तो यहाँ पर अकबर ने क्या किया? इस विजय के बाद कत्लेआम का आदेश दे दिया। तो यहाँ पर 30,000 लोग मारे गए। 30,000 लोग मारे गए। तो ये अकबर के जीवन भर का प्रथम व आखिरी सबसे बड़ा कलंक माना जाता है। और इसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि अकबर ने एक दरबार लगाया था 1570 में। इस दरबार को हम कहते हैं नागौर दरबार। नागौर दरबार जो लगाया गया, इस दरबार में राजस्थान के लगभग बहुत सारे शासकों ने भाग लिया। पर महाराणा उदय सिंह नहीं गए थे। महाराणा उदय सिंह इस दरबार में भाग लेने के लिए नहीं गए। और यहाँ पर क्या होता है कि ये दरबार जो लगाया गया, इसमें नीति क्या अपनाई गई, वो इस पर हम बात कर लेते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि अकबर के द्वारा लगाए गए नागौर दरबार में कौन सी नीति अपनाई गई, तो सुलह कुल, यानी कि या तो सुलह कर ली जाए या इसका दमन कर दिया जाए। तो यहाँ पर शासकों ने अधीनता स्वीकार कर ली, पर महाराणा उदय सिंह उसमें उपस्थित नहीं हुए। यानी कि मृत्यु उपरांत उन्होंने किसी की अधीनता, यानी कि मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। और फिर बाद में 28 फरवरी 1572 को उनका स्वर्गवास हो गया, होली के दिन। अब महाराणा उदय सिंह की जो छतरी बनाएगी वो बनाएगी गोगुंदा। महाराणा उदय सिंह के द्वारा एक उदय सागर झील जो उदयपुर में स्थित है, वे उदयपुर शहर कब बनाए गए? ये 1559 के अंदर ये यहाँ इनके द्वारा निर्माण किए गए। और ये हुए आपके महाराणा उदय सिंह।